मैरिड या अनमैरिड। लास्ट पार्ट 3। जिंदगी भी किसी किराए के मकान की तरह लगती है। कभी जिंदगी में ढेर सारी खुशियां दबे पांव दस्तक दे देती हैं, तो कभी बिन बुलाए मेहमान की तरह गम आ जाता है। जिंदगी के इस मकान में रहने वाले ये किराएदार खुशी और गम कभी अस्थायी नहीं रहते। आनंद की आंखों के द्वार से होकर मैं उसके मन के उस कमरे तक पहुंच जाना चाहती थी जहां उसने अपने गम दफन किए हुए थे। आनंद की आंखें अक्सर उसके मन की बात बयां कर देती थीं, जिन्हें पढ़कर मैं उसके दर्द बांट लिया करती थी। स्कूल कॉलेज के समय आनंद कितना बातूनी हुआ करता था। अब उसके चेहरे पर गहन मौन उसे समुद्र सा शांत बना रहा था। आनंद की खामोशी मेरे मन को विकल कर रही थी। मेरे अंदर प्रश्नों का सैलाब मुझे परेशान कर रहा था। तभी मयंक और संजना आए। उनको देखकर फीकी सी मुस्कान मेरे चेहरे पर तैर गई। संजना कुर्सी पर बैठते हुए बोली, फाइनली तुम दोनों में सुलह हो गई। इस बात पर मयंक बोला, होनी ही थी। दोस्त कभी बिछड़ा नहीं करते, जो बिछड़ जाएं वो दोस्त हुआ नहीं करते। मैंने कहा, इरशाद इरशाद। तभी इरशाद मेरी तरफ आया और कहने लगा, जी आपने मुझे बुलाया। इरशाद की इस बात पर हम चारों हंस दिए। इरशाद ने भी हम लोगों को ज्वाइन कर लिया। हंसी ठिठौली से मन कुछ ठीक हुआ। फिर चला फोटो सेशन का दौर। तस्वीरों में ही यह ताकत होती है कि वह समय को कैद कर लेती है। फिर भी मुझे फोटो क्लिक करवाने का शौक कम ही था। मैं ग्रुप से हटकर खिड़की की ओर चली गई और बाहर देखने लगी। हवा में उड़ते बादल ऐसे जान पड़ रहे थे जैसे बूंदों को पीठ पर लादे हुए आ रहे हैं और सारी बूंदें धरती पर उड़ेल देंगे। हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई। पार्टी भी लगभग समाप्ति की ओर थी। 2004 आकार का बना हुआ केक लाया गया, जिसे अमित सर ने काटा। सबसे अलविदा लेकर हम अपने घरों की ओर लौटने लगे। बारिश की हल्की बूंदें अब तेज धार हो गई थीं। मैं भीगते हुए अपनी स्कूटी की ओर गई। मुझे भीगना अच्छा लग रहा था। बारिश की हर एक बूंद को मैं खुद में समेट लेना चाहती थी। बूंदें भी टप टप करके बरसती रहीं। तभी छाता ताने हुए आनंद वहां आया और डांटते हुए मुझसे बोला, मैं कार से तुम्हें घर छोड़ दूंगा। ऐसे भीग कर जाओगी तो बीमार पड़ना तय है। आनंद के लहजे में डांट कम फिक्र ज्यादा थी। कुछ नहीं होगा, मैं चली जाऊंगी, तुम तकल्लुफ न करो, मैंने औपचारिक लहजे में कहा। इस बात पर आनंद इतना नाराज हुआ कि वह फुर्ती से मेरी ओर आया और उसने झुककर मेरी स्कूटी को लॉक किया और चाबी अपनी जेब में रख ली और वहां से जाने लगा। मैं आनंद को जाते हुए देखती रही। वह बिल्कुल नहीं बदला था। मैं भी चुपचाप कीचड़ में बने आनंद के कदमों के निशान पर अपने पैर रखते हुए चलने लगी। किया कैरेंस आनंद की गाड़ी को देखकर मैं अचंभित हो गई। उसने कहा, हाँ कुछ समय पहले ही ली है। मैंने कहा, मैंने भी किया सेल्टोस ली है। आनंद बोला, वंडरफुल, वी बोथ लाइक सैम। आनंद ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। मैं असहज और अनमनी सी हो रही थी। बहुत समय बाद मैं आनंद के साथ जा रही थी। रास्ते में जायका चाट भंडार की दुकान देखकर आनंद ने बिना मुझसे पूछे गाड़ी दुकान के सामने रोक दी। गाड़ी के शीशे को नीचे करके आनंद ने दुकान पर खड़े लड़के को आवाज लगाई, छोटू छोले टिकिया पैक कर दे। छोटू बोला, आनंद भैया थोड़ा टाइम लगेगा। आनंद ने मेरी ओर देखा, फिर छोटू की ओर मुखातिब हो कहने लगा, अच्छा ठीक है, बनाकर रखना, मैं थोड़ा देर बाद आता हूँ। ठीक है भैया, कहकर छोटू अपने पिताजी की मदद करवाने लगा। आनंद चुपचाप गाड़ी ड्राइव करता रहा। गाड़ी में पसरी शांति को आनंद ने म्यूजिक ऑन करके संगीत लहरियों में बदल दिया। रिमझिम गिरे सावन सुलग सुलग जाए मन, यह गीत मौसम को और भी सुहावना बना रहा था। बरसात से गाड़ी के शीशे पर मानो कोहरा सा छा गया हो। मैंने आदतन शीशे पर पहले स्माइली फेस बनाया और फिर उसे मिटा दिया। मैं बाहर बारिश को देखने लगी। मेरी आंखें जुगनू ओं सी चमक उठीं। सड़क पर गिरती बारिश की बूंदें ऐसी लग रही थीं जैसे जल तरंग बज रहे हों। बारिश न सिर्फ तपती धरती को शीतल कर रही, बल्कि मेरे मन को भी ठंडक पहुंचा रही थीं। मेरे मन का मोर नाच उठा था। तभी आनंद ने एक कागज का टुकड़ा मेरी ओर बढ़ाते हुए कहा, लो, इसकी नाव बना लो। मैंने अचंभित होकर आनंद को देखा। क्या आनंद को अब भी वो सारी बातें याद हैं जो मैंने स्कूल और कॉलेज के समय शेयर की थीं? मैंने आनंद से कागज लिया और नाव बनाने लगी। आनंद ने गाड़ी अपने घर के सामने रोक दी। मैंने सवालिया निगाहों से आनंद को देखा तो वो बोला, तुम चलो, मैं छोटू की दुकान से छोले टिकिया लेकर आता हूँ। मेरी कबर्ड से नया टॉवल ले लेना।
तुम्हारे बाल ज्यादा समय तक भीगे रहें तो तुम्हें सर्दी लग जाएगी। मुझे घर की चाबी थमाकर आनंद छोटू की दुकान की ओर चला गया। मैं वहीं खड़ी आनंद की गाड़ी को तब तक देखती रही जब तक कि वह मेरी आंखों से ओझल न हुई। अरसे बाद मैं आनंद के घर के दरवाजे पर खड़ी थी। मैं पहले भी कई बार आनंद के घर आ चुकी थी, पर आज लग रहा था जैसे पहली बार किसी अजनबी के घर आई हूं। और ताला खोलते समय मेरे हाथ कुछ इस तरह से कांप रहे थे जैसे मैं कोई चोर हूं। मैंने दरवाजा खोला तो मेरे आश्चर्य की कोई सीमा नहीं रही। आनंद ने अपने घर का पूरा इंटीरियर बदल दिया था। उसके घर का कोना कोना इस तरह से सजा हुआ था जैसा मैं उसे बताया करती थी। मैं अक्सर आनंद से अपनी चाहतों के घर के बारे में बात किया करती थी। आंखों में असंख्य सपने लिए सुनहरे भविष्य का निर्माण करते हुए मैंने बीसियों बार अपने सपनों का घर बनाया था। मेरा घर ऐसा होगा जिसमें आकर यह न लगे कि किसी लग्जरी होटल में आ गए हैं। मेरे घर के कोनों में ब्रॉन्ज के स्टैच्यू खड़े नहीं होंगे, बल्कि हर कोना भारतीय संस्कृति से सराबोर कलाकृतियों से सजा हुआ होगा जो टेराकोटा की बनी होंगी। मेरे घर के लिविंग रूम के फर्श पर कश्मीरी फारसी सिल्क कारपेट बिछा होगा। किसी कोने में एक फूलदान होगा जिसमें जरबेरा के रंग बिरंगे ताजे फूल होंगे। एक कोना संगीत लहरियों को सुबह शाम छेद्दा करेगा। दिल के आकार का डोरमैट जिस पर पैर रखकर आंगतुक यह महसूस करेगा कि वह मेरे घर नहीं बल्कि मेरे दिल में ही प्रवेश कर रहा है। अपने सपनों के घर को साकार रूप में देखकर मैं हैरान थी। हूबहू मेरे सपनों जैसा मकान बना देना आनंद के लिए शायद कोई बड़ी बात न होगी। वह पेशे से आर्किटेक्ट जो ठहरा, पर मेरे लिए यह किसी अजूबे की तरह था। मैंने घर के किचन से लेकर हर कमरे को कौतूहल से देखा। एक कमरे में अंधेरा था। मैं बत्ती जलाने के लिए जैसे ही आगे बढ़ी, मेरे पैर से कोई भारी चीज टकराई। मैंने मोबाइल टार्च ऑन किया तो देखा एक लकड़ी का बना खूबसूरत संदूक था। मैंने बत्ती जलाई और संदूक के पास बैठ गई। संदूक पर लिखा था यादों का कारवां। मैंने उत्सुकता से संदूक खोल लिया। संदूक में बिखरी यादों को देखकर मैं चौंक गई। उसमें मेरे हेयर क्लिप, एक झुमकी जो कॉलेज फेयरवेल पार्टी में गुम हो गई थी, मेरा पेन, रिबन, नोटबुक और भी छोटी मोटी चीजें थीं। कुछ सूखे गुलाब के फूल थे और एक कार्ड जो हूबहू वैसा ही था जो मैंने आनंद के मुंह पर गुस्से में दे मारा था। सुनहरे पेपर से कवर की हुई एक डायरी थी। मैंने डायरी उठाई और उसे पढ़ने लगी। डायरी के पहले पेज पर आनंद ने स्कूल के पहले दिन के बारे में लिखा था, जिसमें मेरा जिक्र एक नकचढ़ी लड़की के तौर पर किया गया था। फिर हमारी दोस्ती का किस्सा मिला और फिर दोस्ती तोड़ देने वाला वो 14 फरवरी का दिन। इस दिन के बारे में आनंद ने जो लिखा था उसे पढ़कर मुझे लगा जैसे मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। बाहर बिजली भी यूं कड़की जैसे बादल नहीं। मेरा दिल फटा जा रहा है। आनंद ने लिखा था, मालिनी मेरी सबसे अच्छी दोस्त, उसके साथ वक्त बिताते हुए कब जिंदगी बीता देने की ख्वाहिश जग उठी, मुझे पता ही नहीं चला। उसके लिए ये वक्त, ये साथ सिर्फ दोस्ती के दायरे में सिमटा रहा। इन दायरों के दरमियान मेरे मन में कुछ और भी पनप रहा था। शायद इसी को पहला प्यार कहते हैं। मैं अपने रिश्ते को दोस्ती के पायदान से ऊपर ले जाना चाहता था। इसीलिए मैंने फैसला किया कि मालिनी से अपने दिल की बात आज यानी 14 फरवरी को कह दूंगा। मेरे मन के किसी कोने से उठता हुआ दर्द मेरी आंखों से छलक उठा। डबडबाई आंखों से मैं अगला पेज पढ़ने लगी। आनंद ने सेड इमोजी बनाकर लिखा था, आज का दिन मेरी जिंदगी का सबसे बुरा दिन था। मैंने आज अपनी जिंदगी को खो दिया। काश मैं मालिनी से सच कह पाता कि किसी और लड़के का मैसेंजर बनकर नहीं आया हूं, बल्कि अपने ही दिल का हाल सुनाना चाहता हूं। तुम्हें बताना चाहता हूं कि तुम मेरे जीवन का सूरज हो, जिसके आने से मेरे जीवन की बगिया खिल उठती हैं। मेरा जीवन रोशन हो जाता है। जैसे पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती हैं, वैसे ही मैं भी हर प्रहर तुम्हारे इर्द गिर्द रहना चाहता हूं। तुम्हारे साथ अपनी सुबह गुलाबी, शाम सिंदूरी और रात आसमानी करना चाहता हूं। पर अकेलापन ही मेरे मुकद्दर में लिखा था। तुमसे बिछड़ने के बाद सीख लिया है मैंने खुद को संभालना, मुश्किल वक्त में सब्र रखना, दूर रहकर भी फिक्र करना। कभी जब यादों के गलियारों से तुम भी गुजरो तो मेरे लिए वो पुराने दिन चुरा लाना जब तुम मेरे साथ हुआ करती थीं। मैं और अधिक नहीं पढ़ पाई। डायरी को बंद करके उसे कसकर अपने सीने से लगाकर मैं रो पड़ी। मेरी आंखों से आंसुओं की झड़ी बहने लगी। प्रेम, गुस्से और भावनाओं से भरा बादल मेरी आंखों से बरस रहा था। अब मैं आंसुओं की बरसात में भीग रही थी। पीछे से चिरपरिचित आवाज आई, अपने कीमती आंसू यूं जाया न करो।
मैंने मुड़कर देखा तो दरवाजे पर आनंद खड़ा था। मैं उठी और आनंद से लिपट गई। उसने मुझे कसकर अपनी बाहों में भींच लिया। इतने वक्त की दूरी इस एक पल की नजदीकियों में मिट गई थी। मेरे सपनों का राजकुमार मेरे साथ ही था, मैं ही उसे पहचान नहीं पाई थी। अरसे बाद अकेलेपन की धूप में तपती मैं अब आनंद का साथ पाकर शीतल चांदनी को महसूस कर रही थी। पहली बार मैं अपना होना महसूस कर रही थी। मिल गई थी मुझे मेरी छोटी सी दुनिया, जिसमें सिर्फ प्रेम होगा, जहां मैं जैसी हूं वैसी ही रहूंगी। मैंने मम्मी को कॉल किया। मम्मी ने तुरंत कॉल रिसीव कर लिया। गंभीर और चिंतित स्वर में वो बोली, बेटा कहाँ हो तुम? कितनी तेज बारिश हो रही है, अकेले कैसे आओगी? पापा को भेजती हूँ, तुम जगह बताऊं। एक सांस में ही मम्मी ने सारे प्रश्न एक साथ पूछ डाले थे। मैंने इत्मीनान से कहा, घबराओ नहीं मम्मी, मैं आनंद के घर पर हूँ। अकेले नहीं, आनंद के साथ आऊंगी, अपने सपनों के राजकुमार के साथ। मम्मी ने खुशी से कहा, सच? तुम आनंद से अब नाराज नहीं हो? लगता है भगवान ने आज मेरी सुन ही ली। इस सप्ताह ही होंगी मेरी राजकुमारी की शादी। तो दोस्तों, ये था इस कहानी का अंतिम भाग। उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई हो। कमेंट में जरूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी दबा लीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।